मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी की कुछ बातें करीब से पार्ट 2। हम ये सोचते थे कि बाबूजी केवल आध्यात्मिक विषयों के बारे में जानते थे और उन्हें सांसारिक विषयों के बारे में नहीं मालूम होता था, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान आदि के बारे में जानकारी नहीं थी। मेरे पति को झटका देने के लिए एक और घटना उनका इंतज़ार कर रही थी। ये लगभग सन 1978 की बात है, जब गर्मी की छुट्टियों के लिए हम शाहजहाँपुर गए थे। उस समय बाबूजी के पास फिएट कार थी। बाबूजी के बच्चे पोती कार में जाना चाहते थे, लेकिन कार में उतनी जगह नहीं थी। उस समय अशोक ये सोच रहे थे कि क्यों न बाबूजी एक एम्बेसडर कार ले लें, तो बड़ी भी होती है। जहाँ तक पेट्रोल के खर्च की बात है, तो ये बाबूजी के लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। वे इतना खर्च आसानी से वहन कर सकते हैं। अशोक ये भी सोच रहे थे कि बाबूजी को विविध कारों के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं होगी। अचानक बाबूजी हमारी ओर देखकर बोले, देखो, हम ये सोच रहे हैं कि क्यों न हम एक स्टैंडर्ड हेराल्ड कार खरीद लें, जिसमें कम पेट्रोल खर्च होता है। अशोक बाबूजी के मुख से स्टैंडर्ड हेराल्ड कार का नाम सुनकर चौंक गए, क्योंकि यह छोटी कार वास्तव में और भी कम पेट्रोल खर्च करती थी। बाबूजी के साथ का मेरा अनुभव यह कहता है कि वे सब कुछ जानते थे। वे जो कुछ भी जानना चाहते जान लेते। उन्हें हर चीज़ का ज्ञान था। शायद ये सन 1979 की बात है, जब बाबूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उस दौरान हम अक्सर उनके घर जाया करते थे। जैसे ही बाबूजी मुझे देखते, वे बड़े हर्ष के साथ कहते, आओ बिटिया। लेकिन इस बार जब हम उनके घर गए, वे बहुत चुपचाप थे। एक वजह ये होगी कि वे बहुत कमज़ोर हो गए थे, और दूसरी वजह यह हो सकती है कि वे बिना समय बर्बाद किए आध्यात्मिक स्तर पर कार्य कर रहे थे। ऐसी बातें होने लगी थी कि बाबूजी अब किसी को भी पहचान नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी बहन पूनम ने भी हमसे यही कहा जब हम छुट्टियों में बाबूजी के पास गए। अगले दिन मेरा भाई, मेरी बहन और अशोक जब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी एक अभ्यासी ने बताया, अब बाबूजी किसी को भी पहचान नहीं पाते हैं और ठीक से बात भी नहीं कर पाते हैं। अशोक सोचने लगे, ऐसे महान पुरुष के साथ ये कैसे हो सकता है। अगर ये सच है तो ये सवाल ही नहीं उठता कि वे मेरा पहला नाम जानते होंगे। उन दिनों बाबूजी अशोक को उनके उपनाम धमन से बुलाया करते थे। एक दिन हम दोनों बाबूजी के घर गए। वे अपने कमरे में बैठे थे और उन्होंने हमें देखकर कुछ भी नहीं कहा। हम एक ओर बैठ गए। अशोक ने मेरी बहन से कहा, लोग जो कह रहे हैं वह बात सच है। इस बार तो उन्होंने शशि को भी नहीं पहचाना, तो फिर मुझे पहचानने का तो सवाल ही नहीं उठता। वास्तव में जब भी हम बाबूजी के घर जाते तो हमेशा यही होता। वे बड़े प्यार से हमारा स्वागत करते। अशोक ने मेरी बहन से कहा, लोग जो कह रहे हैं वह बात सच है। इस बार तो उन्होंने शशि को भी नहीं पहचाना, तो फिर मुझे पहचानने का तो सवाल ही नहीं उठता। वास्तव में जब भी हम बाबूजी के घर जाते तो हमेशा यही होता। वे बड़े प्यार से हमारा स्वागत करते। इस बार वे कुछ भी नहीं बोले। इसलिए अशोक को लगा कि लोग भी कह रहे
थे वह सच ही था। हम सब वहाँ शांत बैठे। कुछ और अभ्यासी भी मौजूद थे। कुछ समय बाद बाबूजी को भोजन के लिए अंदर से बुलावा आया। बाबूजी ने अचानक मेरी ओर देखा और कहा, बिटिया अशोक बाबू से कहो हमारे साथ भोजन करने अंदर आ जाएं। इससे पहले उन्होंने मेरे पति को उनके पहले नाम अशोक से कभी नहीं बुलाया। यह एक आश्चर्यजनक बात थी। उन दिनों बाबूजी महाराज तनिक भी समय बर्बाद किए बिना गहनता से अपना काम करने में मग्न रहते थे। ऐसा लगता था कि एक ही समय में उनका काम अलग अलग स्तरों और आयामों पर चल रहा था। ये हम ही हैं जो पहचान, औपचारिकताओं, मान्यता आदि के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। उनके लिए मान्यता और पहचान आंतरिक तौर पर होती थी। अभ्यासी के दिल का हाल पढ़कर वे जान जाते कि वहाँ क्या था, वहाँ क्या हो रहा था और भविष्य में वहाँ क्या होने वाला था। वे अभ्यासियों को उनके बंधनों से मुक्त करने के लिए उन पर काम किया करते थे। ऐसा था बाबूजी महाराज का काम। खुली आँखों से जो नज़र नहीं आता था और जो चुपचाप से अभ्यासियों के दिलों में होता रहता था। मेरी आखिरी परीक्षा के लिए मुझे बरेली जाना पड़ा। एक दिन परीक्षा से पहले मुझे बाबूजी की बहुत याद आ रही थी और मैंने उनके वहाँ आने के लिए प्रार्थना की। उस समय बाबूजी के घर में टेलीफ़ोन की सुविधा नहीं थी। अगर मैं खत भी लिखती तो वह उन्हें समय पर नहीं पहुँचता। अगले दिन मेरी सामाजिक विज्ञान की परीक्षा थी तो मैं शाहजहाँपुर भी नहीं जा सकती थी। मैं पूरी रात रोती रही। अगली सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा बाबूजी रिक्शा से उतर रहे हैं। मैं हैरान हो गई। उनके आने की कोई सूचना नहीं थी, न कोई कार्यक्रम ही था। मैंने सभी को इस बात की सूचना दे दी। बाबूजी ने कहा, हम यहाँ हैं, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, वरना तुम्हारे पिताजी को ये पसंद नहीं आएगा और वे सोचेंगे कि सहज मार्ग में जुड़ने के बाद तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो। इससे सहज मार्ग की बदनामी होगी। बहन कस्तूरी समेत दूसरे सभी अभ्यासी बरेली पहुंच गए, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैं कमरे में पढ़ाई के लिए जाती और कुछ समय बाद वापस नीचे आ जाती। बाबूजी मुझे पढ़ाई करने के लिए जोर देते रहे और यह सब ऐसे ही चलता रहा। अगले दिन मेरी परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे तक की थी। मैं परीक्षा के लिए चली गई और बाबूजी शाहजहाँपुर के लिए रवाना हो गए। जब मैं परीक्षा में बैठी तो मैंने देखा कि परीक्षा के सवाल वही थे जो मुझे नहीं आते थे। मैं परेशान थी क्योंकि मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा था। करीब 10 मिनट के बाद मुझे एक झटका लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर से मुझे जवाब लिखवा रहा था। मैंने अपनी कलम निकाली और कम से कम 2.5 घंटे तक लिखती चली गई। मैं क्या लिखती जा रही थी उसका मुझे भान तक नहीं था। बस जवाब आते जा रहे थे और मैं लिखती जा रही थी। परीक्षा पूरी होते ही मैं घर चली गई। जैसे ही मैं घर पहुंची, सब लोग बाबूजी को स्टेशन से रवाना करके वापस लौट रहे थे। यह आश्चर्य की बात थी कि बाबूजी की ट्रेन जो 3 बजे आने वाली थी वह 3 घंटे देर से आई। लोगों ने बताया कि बाबूजी प्लेटफार्म की बेंच पर 2.5 घंटे तक चुपचाप बैठे रहे, यहाँ तक कि इस बीच उन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली। 2.5 घंटे बाद बस इतना ही कहा, काम पूरा हुआ, अब ट्रेन आ जाएगी। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।
धन्यवाद।